हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेस जुडिशियल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेस जुडिशियल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 50। सेक्शन 50 को हम कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी 49 हम कवर कर चुके हैं। सेक्शन 50 में बोला गया है पावर टू सीज द ऑफेंसिव वेपन। अब किसी अरेस्टेड पर्सन के पास कोई ऐसे वेपन्स हैं, जैसे उसने चाकू से मर्डर किया है या फिर गन को यूज़ किया है। जिस वेपन का उसने यूज़ किया है किसी ऑफेंस को करते समय, उस वेपन का क्या होगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे कि लिखा है द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस संहिता में, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या फिर किसी और प्राइवेट पर्सन ने या फिर किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस हो रहा है, उस टाइम उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। तो अरेस्ट करते समय इस संहिता में इमिडिएटली आफ्टर अरेस्ट इज मेड, तुरंत अरेस्ट होने के बाद, टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन, उससे जो उस पर्सन से जितने भी अरेस्टेड पर्सन से जितनी भी चीज़ें आपने ली है, ऑफेंसिव वेपन जो उसके पास थी, विच ही हैज़ अबाउट हिज पर्सन, एंड या फिर जो उसके आसपास के लोग हैं उन लोगों ने लिया हो, एंड सेल डिलीवर ऑल द वेपन्स टू वेपन सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर बिफोर विच और होम द ऑफिसर और पर्सन मेकिंग द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय दिस सनीता टू प्रोड्यूस सच पर्सन। मतलब कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर या फिर जिसने भी उस पर्सन को अरेस्ट करने जब गए थे, उस टाइम जो वेपन उस पर्टिकुलर अरेस्टेड पर्सन के पास हो या फिर उसके आसपास के जो लोग हैं उनके पास हो, जो और भी क्रिमिनल्स होते हैं या फिर वहाँ आसपास पड़े हुए मिल गए, या फिर जितने भी ऑफेंसिव वेपन है सबको आप लेके जाओगे जहाँ पे उस पर्टिकुलर पर्सन को आप ले जा रहे हो अरेस्ट करने के बाद, उस कोर्ट में या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को, ऑथोराइज पर्सन को सारे वेपन्स को डिलीवर कर दोगे। इसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे 51 को। सो नाउ कम टू द सेक्शन 51। सेक्शन 51 इज टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड पर्सन बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने खुद ही मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं, किसी डॉक्टर से जिनके बारे में कुछ कंडीशंस दी गई हैं, अगर वो फुलफ़िल करते हैं, उन मेडिकल प्रैक्टिशनर से अगर पुलिस ऑफिसर ने रिक्वेस्ट की है कि पर्टिकुलर पर्सन को, एक्यूज को एग्ज़ामिन करो, उसके बारे में पता लगाओ कि इसकी कंडीशंस क्या हैं, तो मेडिकल चेकअप जो होता है वो करवाने के लिए अगर कहा गया तो क्या कंडीशंस हैं जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, इसमें ये समझाया गया हुआ है। ठीक है, तो सेक्शन लिखा है वेन एवर द पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एनी ऑफेंस। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट किया गया है चार्ज में किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ऑफ सच अ नेचर एंड एलिज टू हैव बीन कमिटेड, इस टाइप के नेचर का है और ऐसा लगता है कि उसने इस ऑफेंस को किया है, अंडर द सर्कमस्टांस दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एक्ट examine of his person will be afford evidence as to the commission of offense। अगर उसका एग्जामिनेशन ऐसा लगता है, ऐसे रीज़न टू बिलीव है और ऐसा लगता है कि अगर उस पर्टिकुलर पर्सन का मेडिकल करा दिया जाए तो एक एविडेंस के तौर पे हम उसे यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, उस बात को प्रूफ कर सकते हैं। एक्टिंग at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his and under his direction to make such examination of the person arrested। उस पर्टिकुलर पर्सन का एग्जामिनेशन हो जाएगा अगर पुलिस ऑफिसर ने या फिर जिस ऑफिसर ने उसको प्रेजेंट किया है इन गुड फेथ, उस पर्टिकुलर पर्सन का, एक्यूज का एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसको एज एविडेंस रीजनेबली नेसेसरी इन ऑर्डर टू असरटेन द फैक्ट विच मे बी अफोर्ड सच एविडेंस, क्योंकि उसका एविडेंस हमें एज एविडेंस उसको यूज़ करना है उस पर्टिकुलर पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, जो भी उसने ऑफेंस किया है वो प्रूव हो जाएगा और इन फ्यूचर कोर्ट में एज एविडेंस भी यूज़ किया जा सकता है। एंड टू यूज़ सर्च फोर्स एज अ रीजनेबल नेसेसरी फॉर द पर्पस, और वहाँ पे ये बोल दिया गया है कि आप अगर वो पर्टिकुलर पर्सन अगर नहीं करवा रहा है तो उस टाइम एक रीजनेबल फोर्स भी अप्लाई किया जा सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन पे, एक्यूज पर, अगर वो मना करता है तो। नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्लॉज। इसमें ये लिखा हुआ है वेन एवर द पर्सन ऑफ फीमेल इज टू बी एग्जामिन अंडर द सेक्शन द एग्जामिनेशन शैल बी मेड ओनली बाई
ओनली बाय और अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें ये बोला है कोई फीमेल के बारे में बताया गया है। अगर कोई फीमेल अक्यूज है तो उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसमें कोई एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना ज़रूरी है वहाँ पे जब एग्जामिनेशन होगा उसका। थर्ड पॉइंट बोलता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सेल विदाउट एनी डिले फॉरवर्ड द एग्जामिनेशन रिपोर्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन कर लेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर तुरंत ही उसकी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को तुरंत इमीडिएटली फॉरवर्ड कर देगा। तो इसमें 3 पॉइंट में हमने यही पढ़ा। फर्स्ट पॉइंट में मेडिकल एग्जामिनेशन करना है किसी मेल का तो उसका क्या यूज़ है, और अगर ज़रूरत पड़े तो नेसेसरी फोर्स भी अप्लाई किया जा सकता है एज फॉर द एविडेंस रीजनेबल ग्राउंड पे इसको यूज़ भी किया जा सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट हमने फीमेल की कंडीशन पढ़ी और थर्ड में हमने पढ़ा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डिलीवर कर देंगे उस रिपोर्ट को इमीडिएटली बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इन द सेक्शन 52 एंड 53। हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया क्योंकि हम 51 पढ़ रहे हैं बट 52 एंड 53 को भी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हर जगह 52 एंड 53 इवन 51 में एक टर्म यूज़ हुआ है एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उसकी मीनिंग क्या है उसके बारे में यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन सब का मीनिंग क्या होगा इन फ्यूचर यहाँ बता दिया गया है। एग्जामिनेशन सेल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन, swab in the case of sexual offense, sputum and sweat, hair sample, और यहाँ पे फिंगर नेल क्लिपिंग by the use of modern and scientific technique including DNA profile and such other tests which the registered medical practitioner think necessary in practice case। मतलब एग्जामिनेशन करते समय इसमें उस इंसान का ब्लड होगा, ब्लड के धब्बे जो होते हैं स्टेन्स, या फिर सेक्सुअल ऑफेंस में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं उन सब चीज़ों का, या फिर जब पसीने स्वेटर ये सब चीज़ें हैं, हेयर नेल्स इवन DNA का भी यूज़ किया जा सकता है एग्जामिनेशन करते समय। ठीक है। और नेक्स्ट बी है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब ये कौन है? मीन्स अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हु इज़ पॉसिबल, ठीक है, हु पजेस एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के जो बैरेक्ट हो सकता है 2019 की जो बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग जो भी पर्टिकुलर पर्सन मेडिकल क्वालिफिकेशन के मतलब उस पर्टिकुलर एक्ट में रजिस्टर्ड है, जिसका जैसे हम लोग होते हैं ना एडवोकेट एक्ट 61 में, उस वाले बैरेक्ट में हमारा एज अ प्रोविज़न दिया हुआ है कि हु इज़ एडवोकेट, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को एनरोल करवाते हैं। वैसे ही मेडिकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन के पास जो इस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के थ्रू एनरोल होने चाहिए एंड हुज नेम हैज़ बीन एंटर इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर। उसका नाम उस वाले एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। एंड स्टेट मेडिकल, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उसका रजिस्टर्ड होना जरूर, मतलब एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। इसमें ये दोनों ये से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अभी हम 51 इसमें कवर कर लेते हैं, 52 नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 8-9 मिनट की वीडियो हो चुकी है ये। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं 52, 53 एंड 54। ये सारे सेक्शन ऐसे हैं जो पहले भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।